दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। आज खबर बताने से पहले मशहूर कवि पाश की कुछ पंक्तियां। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर को आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और आज जनहित की कवर स्टोरी देश के दो बेहद काबिल बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के साथ उनसे जुड़े सपनों के अंत की दर्द भरी कहानियां हैं। पहली कहानी हरियाणा के रोहतक की है, जो बेहद डरावनी है, परेशान करने वाली है, हर भारतवासी को तकलीफ और गुस्से से भर देने वाली है। जो हुआ उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप यूं समझिए कि ये ऐसी मौत है जो वज्रपात है देश की उम्मीदों पर। यह मौत उस उभरते बास्केटबॉल खिलाड़ी की है जिसमें पदकों का अंबार लगा देने की क्षमता थी, लेकिन उस बेशुमार क्षमता को बेदर्द व्यवस्था की निर्ममता ने खत्म कर दिया, मार दिया। इस वीडियो के एक एक सेकंड को आप गौर से देखें। बास्केटबॉल कोर्ट में यह खिलाड़ी छलांग लगाकर बास्केट को छूने की पहली कोशिश करता है, फिर दोबारा छलांग लगाता है, बास्केट को छूता है। ऐसा लगता है जैसे बास्केट नेट में उंगली फंस गई। फिर अगले ही पल लोहे का खंभा टूट जाता है, खिलाड़ी जमीन पर और लोहे का खंभा उसके सीने पर। इस हादसे के आखिरी कुछ सेकंड रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बेबस खिलाड़ी शायद बेजान हो गया। लोहे के पिलर में ऐसा दबा, सीने में चोट इतनी गहरी लगी कि हिल भी नहीं पाया। यह भयानक मंजर देखते ही आसपास खड़े 8 खिलाड़ी फौरन वहां पहुंचते हैं। लोहे के खंभे को किनारे किया गया, नीचे दबे साथी को बाहर निकाला गया, फौरन आनन फानन में नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देश के इस उदीयमान भविष्य ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब आपको बास्केटबॉल के उस सितारे के बारे में बताते हैं जो चमकने और अपने खेल से दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने से पहले ही बुझ गया। बास्केटबॉल के इस जादूगर का नाम हार्दिक राठी था। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, सिर्फ 16 साल की, जो रोहतक जिले के लाखना माजरा गांव का रहने वाला था। हार्दिक नेशनल लेवल का बास्केटबॉल खिलाड़ी था, जो 3 सब जूनियर नेशनल और 1 यूथ नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुका था। अभी हार्दिक इंदौर की नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था। 4 महीने पहले वो गांव आया था, जहां प्रैक्टिस के दौरान पोल में दबकर उसकी जान चली जाती है। और इसके साथ ही परिवार, गांव और प्रदेश के सपनों और उम्मीदों का भी अंत हो गया। सपने तो बहुत ही बड़े थे। वो भी हर बार कहते थे, पापा मैं तेरे को ऐसी जिंदगी जिऊंगा जो पूरी दिन जिवा सकता है, ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा, गांव में कहेंगे कि ये हो हार्दिक का पापा। सुन हो गया, सब सपने चूर हो गए। जो देखे थे, सोचे थे कि ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहते थे, पापा मैं जीत के आऊंगा तब मेरे को लेकर आओगे, देव देना कितनी दुनिया आएगी मेरे पास, ये हार्दिक जीत के आया है। वो सब सपने चूर हो गए। रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव के कई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके हैं। 18 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक के एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद कोटे से ये बास्केटबॉल स्टेडियम बनवाया था। तभी ये पोल भी लगवाया गया था। रोज गांव के खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस करते। लोहे का पोल जो अब बेहद पुराना हो चुका था, जिसे यकीनन बदले जाने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं बदला गया और उसका अंजाम इस बच्चे की मौत के सामने है। आज ये दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे कहा कि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध
की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। मैंने एमपी कोटे से और उस समय की सरकार से ग्रांट लेके ये स्टेडियम बनवाया था, लेकिन जैसे हरियाणा में बाकी किसी खेल स्टेडियम में रखरखाव, बिल्कुल सरकार ने उनकी रखरखाव नया एक भी नहीं बनाया, रखरखाव की भी का बजट नहीं दिया 11 साल से। इस खेल स्टेडियम की उसी तरीके से बेरुखी, और जब बेरुखी का आलम था कि 11 साल सरकार की कोई रखरखाव नहीं हुआ, तो गांववासी दोबारा से ग्रामवासियों ने मेरे समक्ष बात रखी। 2023 की बात है। उस समय मैंने इसमें एमपी कोटा का पहली किस्त दी 12, उस समय सरकार ने कहा 12,30,000 प्रशासन की तरफ से एस्टीमेट आया, वो अप्रूव किया, लगाया नहीं, उलझा के रखा। अगर वो लगा देते आज हमारा हीरा भाई बच जाता। जिस दुखद खबर से पूरा देश सदमे में है, जो वीडियो देश के हर मोबाइल फोन में पहुंच चुका है, अफसोस था कि इसके बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री को आज सुबह तक जानकारी ही नहीं थी। देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी नहीं, आपने बताया, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के। हालांकि हरियाणा के खेल मंत्री इस हादसे से वाकिफ हैं। नायब सरकार में खेल विभाग के मंत्री गौरव गौतम हैं। उन्होंने हार्दिक राठी की मौत और कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मीडिया से साझा की। इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड, और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है, और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। मंत्री जी कह रहे हैं कि आगे ऐसे हादसे ना हों, ऐसे नज़ीर वो पेश करेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस तरह की बातें छलावे से ज़्यादा कुछ और साबित नहीं होती। रोहतक में हार्दिक राठी की जान गई तो बहादुरगढ़ में एक और बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन भी जर्जर खेल व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। ये जो बास्केट नेट लगा लोहे का पोल आप देख रहे हैं, हार्दिक की तरह अमन भी इस जंग खाए खंबे के जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। यह हादसा बीते रविवार का है, जब 15 साल का अमन बास्केटबॉल खेलते वक्त इसके नीचे दबकर बुरी तरह से चोटिल हो बैठा। 2 बहनों का इकलौता भाई अमन अपने माँ बाप का लाडला था। अमन के पापा सुरेश दिल्ली के सेना भवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, बाकी समय में रैपिडो बाइक चलाते हैं। माँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। हर रोज की तरह रविवार को भी अमन बहादुरगढ़ के स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलने गया, लेकिन जंग खाए लोहे के खंबे की जद में आ गया। उसके पेट में गंभीर चोट आई। आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देखकर अमन को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां उसने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। पिता उस मनहूस पल को याद कर लगातार रो रहे हैं। उनकी शिकायत अस्पताल से भी है। उनके मुताबिक अगर हॉस्पिटल में समय पर इलाज मिला होता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। नहीं सुना उन्होंने, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो। 1 घंटा वो मेरा लड़का मेरे हाथ में तड़पता रहा। अस्पताल का पक्ष तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिला खेल अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो इसे मान भी रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि गलती को समय रहते ठीक क्यों नहीं किया गया। अगर इस गलती को दुरुस्त कर लिया गया होता तो आज अमन और हार्दिक हमारे बीच जिंदा होते हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। वैसे ये जो पोल लगे हुए हैं काफ़ी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफ़ी टाइम से। इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि समय काफ़ी लंबे समय से इनकी रिपेयर नहीं हो रही। ओलंपिक में देश को गोल्ड समेत कई मेडल दिलाने वाले हरियाणा में बदहाल खेल व्यवस्था की वजह से 2 होनहार खिलाड़ियों की मौत वाकई झकझोर देने वाली है। 2 दिन के अंदर एक ही वजह से 2 खिलाड़ियों की मौत के बाद अब जाकर हरियाणा का खेल विभाग नींद से जागा। जिले के सभी खेल अधिकारियों के नाम चिट्ठी जारी की गई है।
जिसमें जर्जर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। खराब खेल उपकरणों को इस्तेमाल से हटाने या फिर ठीक कराने की ताकीद की गई है। लेकिन रोहतक और बहादुरगढ़ में जो हुआ वो माफी के लायक कतई नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हरियाणा में बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे सिर्फ कागजी हैं? क्या जानलेवा बास्केटबॉल पोल के लिए सिर्फ जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर देना काफी है? क्या खेल स्टेडियम की लगातार निगरानी और जांच पड़ताल अधिकारियों और मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? जर्जर पोल की भेंट चढ़े बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक और अमन की मौत इनकी अनदेखी और लापरवाही का नतीजा नहीं तो भला और क्या है? देश में सबसे ज्यादा एथलीट और खिलाड़ी देने वाले हरियाणा में ऐसी हालत तो बाकी राज्यों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका हाल कैसा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज ही भारत को कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी मिली है। हम 2036 के ओलंपिक्स आयोजन की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अपने उभरते खिलाड़ी जर्जर खेल व्यवस्था की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसी तस्वीरें ब्रांड इंडिया पर दाग नहीं तो और क्या है? इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरी सरकार बनाम तेरी सरकार का ये जो टोपी ट्रांसफर चलता है, पक्ष विपक्ष में इसको तुरंत बंद करना चाहिए। बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक और अमन की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने, क्योंकि जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलने वाला है, जो मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जनहित में। अब उस खबर की बात जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। आपको पता है कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण चल रहा है। फिर तो दिन भर की न्यूज़ देखकर यह भी पता होगा कि 23 दिन में SIR के काम के दौरान अब तक 25 BLO की मौत हो चुकी है और इसे लेकर सियासी गदर भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने कर्मचारियों का जीना मुश्किल कर रखा है। इतना वर्कलोड दे दिया है कि BLO को हार्ट अटैक आ रहे हैं, BP शुगर बढ़ने से वो अपनी जान गंवा रहे हैं और कई BLO इस टेंशन में सुसाइड कर रहे हैं कि काम पूरा ना होने पर तो सजा मिलनी ही है। लेकिन जिस बात पर आपने गौर नहीं किया उस बात पर गौर फरमाएं। बिहार में 1 महीने SIR चला, विपक्ष ने जमकर विरोध किया, लेकिन कहीं से किसी BLO की वर्कलोड से मौत की खबर नहीं आई, ना हार्ट अटैक की, ना BP शुगर गड़बड़ाने की। तो ये शोर SIR के दूसरे राउंड में ही क्यों, वो भी यूपी और पश्चिम बंगाल में। SIR 2.0 के पहले चरण में 23 दिन में 25 BLO की मौत हो चुकी है। इनमें 9 खुदकुशी के हैं। सबसे ज़्यादा 8 BLO की मौत मध्य प्रदेश में हुई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 5 की जान गई। यूपी और पश्चिम बंगाल में 4-4 BLO की मौत हुई है। राजस्थान में 2, केरल में 1, तमिलनाडु में भी 1 BLO की मौत हुई। ये मौतें काम के बोझ और तनाव से हुई हों, इस तरह के आरोप हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन मौतों का कारण काम का दबाव है तो MP में उतना शोर आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जहां सबसे ज़्यादा मौत के मामले सामने आए हैं? सारा का सारा शोर यूपी और बंगाल में क्यों है? यूपी में 4 BLO की मौत हुई है। आरोप के मुताबिक 2 की काम के दबाव में तबीयत बिगड़ी और 2 ने खुदकुशी कर ली। बरेली में BLO सुरेश गंगवार की आज हार्ट अटैक से जान चली गई। ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। भाई का आरोप है कि वो कुछ दिनों से काम के दबाव में थे, थके थे, परेशान थे, इसीलिए दौरा पड़ा। इसके पहले लखनऊ में BLO विजय कुमार की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। वो ड्यूटी के बाद रात में घर पर SIR की डेटा एंट्री कर रहे थे, थके हुए थे, बेहोश होकर गिर पड़े। फतेहपुर में BLO सुधीर कुमार की आज शादी थी, लेकिन अफसोस कल उन्होंने फांसी लगा ली। परिवार का आरोप है कि काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। छुट्टी मांगने पर SDM ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी थी। इससे वो भारी डिप्रेशन में आ गए और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वहीं गोंडा की BLO विपिन यादव ने सल्फास खाकर जान दे दी। मरने से पहले आरोप लगाया कि SDM और BDO काम का दबाव बना रहे थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसके दबाव के कारण? SDM BDO के साथ सबका यही दबाव था। मानसिक दबाव तो था ही काम। काहे का मानसिक दबाव था? कार चालू था, सस्पेंशन भी हो गया उसका, जो है शादी के घर में शादी भी है उसके।
बहुत देर खटखटाते रहे, बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी ने नहीं खोला। फिर हम उधर खिड़की खोल के उधर से जब झाँक के देखे तो ये यहाँ पे लटका। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बयान भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ मामले छोड़ दें, सामान्य रूप से बीएलओ पर ज़्यादा काम का दबाव नहीं है। हर बीएलओ की मौत की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर जारी है। यूपी में काम के अभी 8 दिन बाकी हैं। डिजिटलाइजेशन समय पर हो जाएगा। हम घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि बीएलओ को हार्ट अटैक आने और उनके सुसाइड करने पर बवाल यूपी और पश्चिम बंगाल में क्यों है। आपको ये सवाल अटपटा लग सकता है, लेकिन पूछना जायज़ है। क्या यूपी के बीएलओ का इम्यून सिस्टम बिहार के बीएलओ से कमज़ोर है? क्या यूपी के बीएलओ की कार्यक्षमता राजस्थान के बीएलओ से बहुत कम है? या यूपी में बीएलओ पर मूल नौकरी का ही तनाव बहुत है, घंटे ज़्यादा हैं? या फिर यूपी की अफसरशाही ज़्यादा आक्रामक है, जानलेवा दबाव बनाती है? हमें लगता है ऐसे सवाल ज़रूर उठाए जाने चाहिए। आप यूपी के 3 और बीएलओ की तस्वीरें देखिए। यूपी के हमीरपुर में चुनाव आयोग ने 3 बीएलओ को स्पेशल ऑनर दिया है क्योंकि इन तीनों ने वक्त से 10 दिन पहले एसआईआर में अपना काम निपटा लिया, फॉर्म बांट दिया, भरवाकर जमा भी करा दिए। डिजिटाइजेशन भी कर दिया गया है। तीनों की बड़ी तारीफ भी हो रही है। इनाम में इन्हें सर्टिफिकेट के साथ मूवी के टिकट भी दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने फिर कहा है कि वो हर बीएलओ की मौत की जांच जिले के डीएम से करवा रहा है। हमें लगता है सियासत करने वालों को पूरा सच सामने आने तक थोड़ा सब्र ज़रूर रखना चाहिए। तब तक के लिए कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। बिहार में एसआईआर का पहला चरण 1 महीने का था, यूपी में भी 1 महीने का। बिहार में 7,89,00,000 वोटरों के लिए 98,498 बीएलओ काम पर लगे हुए थे। यूपी में 15,44,00,000 वोटरों के लिए यहाँ 1,62,486 बीएलओ लगे हैं। बिहार में एक बीएलओ पर 802 वोटर का जिम्मा था, यानी हर दिन 26 वोटर से फॉर्म भरवाकर डेटा एंट्री करनी थी। यूपी में हर बीएलओ पर 950 वोटर का जिम्मा है, उसे हर दिन 31 वोटरों की डेटा एंट्री करनी है। लेकिन बिहार में 1 महीने में 100% काम पूरा हो गया, जबकि यूपी में 23 दिन में 41.44% ही काम निपटा है। अब सिर्फ 8 दिन बाकी है। ये भी कहा जा रहा है सर्दियों का सीजन है, ठंड बढ़ रही है, दिन भी छोटे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। ऐसे तो बिहार में भी मौसम सुटेबल नहीं था, तब भी बारिश हो रही थी, नदी नाले उफान पर थे। एक और तुलना आपको दिखाते हैं। राजस्थान में एक बीएलओ पर 1047 वोटर की डेटा एंट्री का जिम्मा है और अब तक 82.61% टारगेट अचीव किया जा चुका है। गुजरात में एक बीएलओ पर 998 वोटरों के सर्वे का जिम्मा है, यहाँ 73.37% टारगेट पूरा हो चुका है। बीएलओ के तनाव में होने का यूपी के बाद बंगाल में ज़्यादा बवाल है। बंगाल में एक बीएलओ पर 950 वोटरों का वर्कलोड है, फिर भी बंगाल में 78.42% काम पूरा हो चुका है। तो फिर 950 वोटरों के टारगेट पर ही यूपी में 41% ही काम क्यों निपटा है? सबसे बड़ा राज्य सबसे पीछे क्यों है? और ये तब है जब बीएलओ की ड्यूटी करने वाले सब एक कैटेगरी के हैं, जो टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर, पटवारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पोस्टमैन, हेल्थ वर्कर और शहरों में दफ्तरों के एलडीसी और यूडीसी हैं, जिनकी सर्विस कंडीशन एक सी हैं, काम के घंटे करीब करीब एक से हैं। आंकड़े सच बोलते हैं जो हमने दिखाए, लेकिन सियासत अपने ढंग से बोलती है। अंत में ये सियासी चैप्टर भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। वोटर लिस्ट को काट छाट करते हैं, निकाल देते हैं। एक टीचर को आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो 18-19 घंटे 20 घंटे काम करे और 20 घंटे काम करके भी वो पूरा ना कर पा रहा हो, तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह है। इसी तरह लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं आ सकता है और ये लोग झूठी बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सरकार जो है पूरी तरह से इस तैयारी में है
लोगों का वोट काटा जाए जो पिछड़े लोग हैं। एलिजिबल वोटर का निकालने का सवाल ही नहीं है। जहां तक स्टेटमेंट आया है हमारे इलेक्शन कमीशन का, दे आर वेरी साइंटिफिकली डूइंग इट। सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनेता है, वो अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन जिन लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि पारदर्शी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि मौत की वजह क्या है। परिवार के लोग अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो गंभीरता से उनके सवालों पर ध्यान देना होगा। ये जानना होगा कि क्या वास्तव में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि दोबारा इस तरह के मामले किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। अब आपको ज़रा पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां एसआईआर के अलावा भी एक विवाद चुनाव के लिहाज से सिर उठा रहा है, क्योंकि 3 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा दी, तब बंगाल में टीएमसी ने नई बाबरी मस्जिद के निर्माण का सपना देखा है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया और अब बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर भी छप गए हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप देखिए, इस पोस्टर में बाबरी मस्जिद की बड़ी सी तस्वीर है और जानकारी दी गई है कि 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। पोस्टर में लिखा है, ये बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बनवाई जाएगी। पोस्टर में सबसे नीचे लिखा है हुमायूं कबीर का नाम, लेकिन ये हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक हैं। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का ब्लूप्रिंट इन्हीं ने जारी किया है, जिसके बारे में आगे डिटेल में जानकारी रखेंगे। लेकिन पहले वो सवाल जो आपके जेहन में होंगे, आखिर टीएमसी को अचानक से बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने का आइडिया कहां से आ गया? क्या टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी से नई बाबरी मस्जिद बनवाने की इजाजत ले ली है? अगर ममता की हामी है तो बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के पीछे ममता की क्या राजनीति है? पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान से सियासत में कैसा तूफान मचा हुआ है, अब जरा वो भी देखिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 तो भित्ति स्थापन होगा। अब ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता कि जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म पताका लहरा रही है, तभी बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ रही है। वो भी ठीक उसी 6 दिसंबर के दिन जब 33 साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि से बाबरी मस्जिद की नींव उखाड़ दी गई थी। वो भी बंगाल के उस मुर्शिदाबाद में जहां कुछ ही महीने पहले हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, सैकड़ों हिंदुओं के घर जला दिए गए थे। लेकिन कुछ भी हो, बंगाल में नई बाबरी के निर्माण की खबर से बाबरी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए एक काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। अब सवाल ये भी है कि जब टीएमसी विधायक बंगाल में नई बाबरी के निर्माण का ऐलान कर चुके हैं, पोस्टर तक छप गए हैं, तो ममता बनर्जी इतने बड़े मौके पर चुप क्यों हैं? जब बंगाल में नई बाबरी मस्जिद को ममता बनर्जी का मौन समर्थन प्राप्त है। आपको मालूम है क्यों कर रही है ममता बनर्जी ये? हुमायूं कबीर क्या ममता बनर्जी के बिना कहे इस तरह का वक्तव्य दे सकते हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को पता चल गया है कि अब घुसपैठिए तो वापस घर जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। और जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी, इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान हुमायूं कबीर से बुलवा रही हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की आवाज बनी हुई है, दूसरी तरफ बंगाल में नई बाबरी के निर्माण पर उनकी बोलती बंद पड़ी है। क्या वाकई ममता बनर्जी ये सब सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कर रही हैं? फिलहाल तो
नई बाबरी के ऐलान से बीजेपी की भावनाएं बुरी तरह से आहत हुई पड़ी है। ऐसी कोशिश करने वालों का हाल उन्हीं के समाज के लोग खराब करेंगे। भारत के मुसलमानों को बाबर से कोई लगाव नहीं है और इसलिए अब तो जो होगा उसमें जो नुकसान होगा वो इमारत तो ध्वस्त होगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होगी, पाताल में चली जाएगी। अब बंगाल में नई बाबरी के निर्माण का ऐलान सिर्फ राजनीति चमकाने और मुस्लिमों को लुभाने के लिए किया है या वाकई बंगाल में नई बाबरी का कोई सीरियस प्लान है, ये तो 6 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब बाबरी विध्वंस की बरसी भी है और बंगाल में नई बाबरी के शिलान्यास का प्रोग्राम भी है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराता देखकर मोदी विरोधियों के सीने पर कहा जा रहा है कि सांप लौट रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं। उधर पाकिस्तान तो इतनी बुरी तरह से बौखला गया है कि उसके विदेश मंत्रालय ने बाकायदा अपने ऑफिशियल नोटपैड पर झूठों का पुलिंदा बांध दिया है और भारत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। राम मंदिर में धर्म ध्वज देखकर पाकिस्तान को झूठ बोलने का ऐसा दौरा पड़ा है कि उसने राम मंदिर निर्माण और ध्वजारोहण को भारत के अल्पसंख्यक और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बता दिया है। पाकिस्तान के इस प्रेस रिलीज में बाबरी मस्जिद विध्वंस का दुख भी छलक रहा है। वो कह रहा है कि एक पैटर्न के तहत भारत में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिस पाकिस्तान में हिंदू और हिंदुओं की धार्मिक विरासत विलुप्त होने की कगार पर है, जिस पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का अवैध कब्जा है, वो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से ये कह रहा है कि भारत में इस्लामिक विरासत को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाए। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान से कह दिया है जिसका खुद का इतिहास अत्याचार का हो, उसे नसीहत देने का अधिकार नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल को लेकर है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर में गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं से कहा है कि हमेशा कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी मोड में रहें, कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जेपी नड्डा ने यह डिनर बिहार चुनाव में लगे नेताओं को दिया था और वहां पर गृह मंत्री की ओर से यह सीधी नसीहत दी गई। पश्चिम बंगाल ये वो राज्य है जहां आज तक बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है, इसी वजह से अब यहां पर गृह मंत्री की ओर से नसीहत दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर अपराधी कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। मामला रायसेन जिले का है, जहां 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सिस्टम को नींद से जगाने के लिए लोग बीते 6 दिनों से सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। पुलिस चौकी के सामने तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन पर बैठी भारी भीड़, आक्रोशित प्रदर्शनकारियों के हाथों में पुलिस प्रशासन होश में आओ और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की तख्तियां। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां गौहरगंज थाने के बाहर बीते 6 दिनों से भीड़ यहां बैठी है। सबकी एक ही मांग है कि 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, उस बलात्कारी का पता नहीं लग पाया है। मदरसा में उसको छुपा के रखा है, उसके घर पे भी बुलडोजर चलाई जाए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। गौहरगंज थाने के बाहर चल रहे धरना प्रदर्शन में आज सकल हिंदू समाज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विरोध के इस कार्यक्रम के बीच आक्रोशित भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 22 और 25 नवंबर को भोपाल जाने वाली सड़क को जाम किया। NH 45 पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों की ये गूंज भोपाल तक जा पहुंची। खुद सीएम मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। रायसेन से एसपी पंकज पांडे को हटाकर IPS आशुतोष गुप्ता को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। रायसेन में पूरी वारदात 21 नवंबर को हुई थी,
आरोप है कि सलमान ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गंभीर हालत में जंगल से बरामद हुई। फिलहाल अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। वो जिंदगी की जंग लड़ रही है। तमाम लोग यहाँ के उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं और ये प्रदर्शन लगातार होते रहे। अभी तक जो आरोपी है सलमान, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ा करके अब 30,000 रुपये कर दिया गया है। 20 टीम बना करके अब आरोपी को ढूंढा जा रहा है। लेकिन 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर, जहां बीती रात एक कॉलेज में बवाल मच गया। आधी रात को हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। कॉलेज में तोड़फोड़, आगजनी कर दी गई। पूरा विवाद कैंटीन में खाने पीने को लेकर हुआ, जो हिंसा की आग में तब्दील हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसमान में धुएं का गुबार, आधी रात को छात्रों का बवाल, कॉलेज में तोड़फोड़ और आगजनी। ये तस्वीरें वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भोपाल कैंपस की हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। छात्रों की भीड़ कॉलेज परिसर में मौजूद गाड़ी को पलट रही है। इस दौरान छात्रों ने अपना चेहरा मास्क से छिपा रखा है। ये दूसरी तस्वीर देखिए। छात्रों के आक्रोश से बचने के लिए कॉलेज प्रशासन ने अंदर से चारों शटर गेट बंद कर दिए हैं। छात्रों की भीड़ शटर तोड़ने पर आमादा है। आधी रात को वीआईटी भोपाल में जो गदर मचा, उसके सबूत अब तक परिसर में नजर आ रहे हैं। कॉलेज परिसर में जली हुई गाड़ियां नजर आ रही है। खिड़कियों के शीशे जगह जगह बिखरे हुए हैं। कुर्सियां, मेज, छात्रों के गुस्से से सब कुछ तबाह हो गया है। हर चीज अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ पर हर चीज को, कारों को आग के हवाले कर दिया गया है, मैस को तोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाओं के शिकार वो बच्चे हुए, उनका गुस्सा यहाँ पर निकला और वो इस कॉलेज के हर कोने कोने में नजर आ रहा है। वीआईटी भोपाल के छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें दूषित पानी और खराब खाना परोसा जाता है। इस वजह से 2 दर्जन छात्रों में पीलिया के लक्षण पाए गए हैं। छात्र अच्छा खाना पानी मांग रहे थे, लेकिन प्रबंधन अनसुना कर रहा था। दावा है कि नाराज होकर ये कदम उठाना पड़ा। छात्रों ने मंगलवार की रात इंस्टीट्यूट के कैंपस में खूब तोड़फोड़ की। कैंपस के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। फूड और पानी के सैंपल हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो भी कमियां हैं उसको पूरा करा सकें। तनावपूर्ण माहौल के बीच कॉलेज प्रशासन ने 30 नवंबर तक की छुट्टी घोषित कर दी है, जिसके बाद छात्र घर लौट रहे हैं। इस कैंपस में करीब 4000 छात्र पढ़ाई करते हैं। सर, स्वास्थ्य की समस्या तो ये नहीं है कि सर यहाँ पे पर्टिकुलर रहती है। हर 2-3 महीने में, आज से 2-3 महीने यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था बच्चों के पेट में। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने इस पूरे विवाद पर मौन साध रखा है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां बॉम्बे और मुंबई का विवाद फिर से गर्मा गया है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि नाम के बहाने केंद्र सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश कर रही है। विवाद की शुरुआत हुई है आईआईटी बॉम्बे से। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करेंगे। मुंबई यानी सपनों का शहर, माया नगरी। देश भर से लोग इस शहर में उम्मीदों के साथ आते हैं और सपनों को पंख लगाते हैं। लेकिन अब इसी मुंबई के नाम पर एक बार फिर से महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। हुआ कुछ ऐसा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आईआईटी बॉम्बे के कार्यक्रम में कहा है कि अच्छा हुआ आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई नहीं किया गया। बयान सुनिए। IIT Bombay is concerned, thank God it still remains this name. You have not done Mumbai. So that's one another compliment. एक तो महाराष्ट्राची भाषा। अब इसी बात को भाषा की राजनीति करने वाले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पकड़ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है, जितेंद्र सिंह का बयान केंद्र सरकार की मानसिकता का प्रतीक दिखता है। मुंबई हमेशा से मराठी लोगों की रही है। उसे महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश लोगों ने नाकाम की है और हमारा मराठी मुंबई महाराष्ट्र में ही रहा। अब उनके मन में जो कड़वाहट पल रही थी वो फिर फूटने लगी है।
बता दें कि साल 1995 से पहले मुंबई को बॉम्बे नाम से जाना जाता था। मुंबा देवी के नाम पर देश की आर्थिक राजधानी का नाम मुंबई रखा गया था। मुंबा देवी और मुंबई नाम मराठी लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, ऐसे में राज ठाकरे ने मराठी वोटों के लिए इसी बहाने भावना को भुनाने की कोशिश शुरू की है। इसी कड़ी में राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि केंद्र सरकार मुंबई का नाम बॉम्बे करना चाहती है। इसके जरिए शहर पर चुपचाप कब्जा करने की कोशिश हो रही है। पहले मुंबई फिर पूरा एमएमआर क्षेत्र जब्त करके गुजरात से जोड़ दिया जाएगा। राज ठाकरे मराठी लोगों से जागने की अपील कर रहे हैं। वैसे बीजेपी ने राज ठाकरे के दावे को खारिज किया है और इसे शुद्ध चुनावी राजनीति का प्रपंच बताया है। सीएम ने कहा है कि आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखेंगे। देशाचे एचआरडी मिनिस्टर आणि देशाचे प्रधानमंत्री या दोघांनाही पत्र लिहून ही विनंती करणार आहे की आईआईटी बॉम्बेचं आईआईटी मुंबई केलं पाहिजे। जनहित पे आगे बढ़ेंगे। पटना में लालू परिवार के बंगले पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। आरजेडी ने सरकार को चुनौती दे दी है, कह दिया है बंगला तो खाली नहीं होगा। बीजेपी कह रही है लालू परिवार को बंगले का मोह नहीं करना चाहिए। बीस सालों से राबड़ी देवी और लालू यादव परिवार के साथ इसी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहे हैं। मंगलवार की शाम को भवन निर्माण विभाग ने इसे खाली करने का आदेश जारी किया। हार्डिंग रोड पर नया बंगला अलॉट कर दिया। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले से गुस्से में हैं। अब तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम धमकी दी है कि बंगला खाली नहीं होगा। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे। मंगलवार को जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर लालू यादव की बेटी रोहिणी ने मोर्चा संभाला, नीतीश को निशाने पर लिया। फिर तेज प्रताप यादव ने भी बंगला खाली करने के लिए नोटिस को लालू नीतीश के खत्म होते रिश्ते का हिस्सा बता दिया। वैसे रोहिणी और तेज प्रताप जिस बंगले को लेकर नीतीश को निशाने पर ले रही हैं, इसी बंगले से दोनों बेआबरू होकर निकल चुके हैं। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या भी रोती हुई इसी बंगले से निकली थी। सरकार कह रही है कि लालू परिवार को मोह त्यागना होगा, क्योंकि बंगला बदलने की कार्यवाही नियम के हिसाब से हो रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है राजनीतिक विद्वेष कारण है। हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। जो एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर बंगला आवंटित है, लालू जी भी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, ये आपसी रंजिश और द्वेष से ये लिया गया निर्णय दिखता है। वैसे ये घर किसी को अलॉट नहीं हुआ है, इसीलिए भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जहां तक लालू राबड़ी परिवार का सवाल है, तो सर्कुलर रोड वाला ये बंगला लालू नीतीश की दोस्ती और दुश्मनी के लिए भी याद रखा जाएगा। इसी बंगले में लालू और नीतीश 20 साल की दुश्मनी भुलाकर 2015 में एक हुए थे। मुख्यमंत्री निवास के पास ये बंगला पड़ता है। पैदल चलकर ही नीतीश दही चूड़ा और इफ्तार की पार्टियों में गवाह बनते हुए पावर बैलेंस करते रहे हैं। इसी बंगले ने लालू को तेजस्वी के रूप में सियासी वारिस दिया, सत्ता की संजीवनी दी। और अब आज का जनहित मंत्र। तैयारी खामोशी से होती है, जोर शोर से तो प्रचार होता है। निरंतर काम करते रहें, प्रचार का काम परिणाम करेगा। इसी के साथ जनहित पे मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।